हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद कैम। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ जो हमारा दूसरा है अमल, क्षारक एवं लवण, ये पाठ हम अध्ययन करेंगे और इसके हम डायग्राम भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने इसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और जो हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो अध्याय है अमल, क्षारक एवं लवण, इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि संसूचक क्या होता है। तो वह पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारीय व्यवहार करते हैं, उसे हम संसूचक कहते हैं। दोस्तों, संसूचक है वो सामान्य 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है प्राकृतिक संसूचक, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। दूसरा है संश्लेषित संसूचक, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तीसरा गंधकीय संसूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चौथा हमारा सर्वाधिक संसूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। दोस्तों, हम जानेंगे हमारा जो प्राकृतिक संसूचक है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा है प्राकृतिक संसूचक, नेचुरल इंडिकेटर। तो वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों या प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे हमारे उदाहरण हैं लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी और आदि। दोस्तों, हमारा जो बीच में है ये हमारा लिटमस होता है, ये हमारा अमल होता है, ये होता है हमारा क्षारक। हमारा जो चाइना रोज है उससे हम साधारण भाषा में गुड़हल के नाम से जानते हैं, और ये हमारी होती है लाल गोभी। दोस्तों, हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइडस समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। जो हमारा लिटमस विलिय जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैगनी होता है। मतलब जब ये विलियन हमारा बैगनी रंग का होता है तो ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्षारकीय होता है। दोस्तों, हमारा जो लिटमस है वो हमारा पत्र के रूप में पाया जाता है। तो लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है, एक होता है हमारा नीला और एक होता है हमारा लाल। तो अम्ल होता है जो हमारा एसिड होता है वो हमारे नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। अब हम पढ़ेंगे हल्दी क्या होती है। तो हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन, मतलब जो हमारा साबुन, ये हमारा क्षारक का उदाहरण है, तो ये क्षारकीय प्रकृति से धोते हैं तो यह उस दाग को धब्बे, जो दाग का जो धब्बा होता है, इसे हल्का ये भूरा लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो अमल के साथ हल्दी के रंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जब ये क्षारक के साथ किसी प्रकार की क्रिया करता है तो इसका रंग हल्का भूरा लाल हो जाता है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे हमारा जो दूसरा संसूचक क्या है, वो हमारा है संश्लेषित संसूचक, जिसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल हो गया, ऑरेंज हो गया एवं फिनोल्फथेनिल हो गए आदि। ये सब हमारे संश्लेषित संसूचक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर अम्ल एवं क्षारक की जाँच के लिए होता है। दोस्तों, तीसरा हमारा है गंधीय संसूचक, जिसे इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को हम गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं, संसूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग, ये सब हमारे गंधीय संसूचक के उदाहरण हैं। चौथा हमारा है सर्वाधिक संसूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सर्वाधिक संसूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिल, ऑरेंज, फिनोल्फथेनिल आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का ही पता लगाया जा सकता है, परंतु जो हमारा सर्वाधिक संसूचक होता है इसके प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की माप का भी पता लगाया जा सकता है कि उसमें उसकी जो अमल है या क्षारक है तो उसकी प्रबलता कितनी है, कितना है उसमें कि उसमें कितना अमल है या कितना क्षारक है। दोस्तों, हम देखेंगे कि हम अम्ल एवं क्षारक का रासायनिक गुणधर्म कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया करके रिएक्शन विद एसिड एंड मेटल। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। मतलब कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो वह लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे उदाहरण में लिख रखा है हमने, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, जैसे 2HCl प्लस Zn इक्वल हो जाएगा हमारा ZnCl2 प्लस में H2। दोस्तों ये हमारा है सांकेतिक समीकरण और नीचे हमने लिख रखा है शब्द समीकरण। अगर आपको ये नहीं पता कि शब्द समीकरण और सांकेतिक समीकरण के होते तो आप हमारे आई बटन में क्लिक करके वीडियो है चैप्टर फर्स्ट की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आप उसे क्लिक करके समझ लीजिए पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे हमने शब्द समीकरण लिख रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में जिंक तो बराबर हो जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब हमारा दूसरा उदाहरण है कि सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके समीकरण क्या होगा, 2HCl प्लस 2Na इक्वल हो जाएगा हमारा 2NaCl प्लस H2। इसका सब समीकरण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम इक्वल हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे कि अगर अभिक्रिया होती है तो उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस कैसे उत्पन्न होती है तो उसकी हम जांच कैसे करेंगे। उसमें से भाई हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया उत्पन्न हो रही है, ये हमारा एक टॉपिक भी है कि हाइड्रोजन गैस की जांच करना, तो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों हमारा जो पहला डायग्राम है, दाएंदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करना। दोस्तों पहले डायग्राम समझ लेंगे फिर हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टैंड, ये है हमारा प्रकनली जिसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े डाले हैं। जब ये अम्ल और जिंक के टुकड़े आपस में क्रिया करके ये हमारा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं जी, जो कि हमारी ये परख नली होती है, प्रभाव नली से सीधा ये हमारे साबुन का विलयन है, ये इसमें आ जाते हैं। जब ये विलयन में आने के बाद ये बुलबुले में परिवर्तित हो जाते हैं। बुलबुले परिवर्तित होते हैं जब इसे मोमबत्ती के संपर्क में लाते हैं तो ये पॉप पॉप की ध्वनि करते हैं। मतलब जहाँ भी पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। जिसे हमने यहाँ लिख रखा है, जब हम किसी धातु का किसी से अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगंध लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। मतलब कि जहाँ पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है तो हमसे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हाइड्रोजन गैस है। दोस्तों अब हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करके देखेंगे। तो चूना पत्थर चौक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। जैसे इसका सूत्र है कि धातु कार्बोनेट प्लस में अगर अम्ल होगा तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल मिलता है। उदाहरण में रखा है हमने कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रदान करता है। जैसे इसका सांकेतिक सूत्र है CaCO3 प्लस 2HCl बराबर में CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसका हम शब्द समीकरण देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर हो जाएगा हमारे कैल्शियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। दोस्तों हम देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। तो इसका सामान्य सूत्र है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं प्लस में अम्ल इक्वल हो जाएगा हमारे लवण प्लस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। इसका उदाहरण है सोडियम बाइकार्बोनेट बराबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। मतलब कि इसका सांकेतिक सूत्र है NaHCO3 प्लस 2HCl इक्वल हो जाएगा हमारे NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब यहाँ NaHCO3 ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, 2HCl ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl हमारा है सोडियम क्लोराइड, CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमारा जल। दोस्तों अब हम धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक हमने धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। तो क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु को लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें भी दोस्तों अम्ल की तरह समान ही है। अम्ल में भी धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है और इसमें भी संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका दोस्तों हम उदाहरण करके देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि इसका सांकेतिक सूत्र है 2NaO
H ब्रैकेट में AQ को दोस्तों एक्यूज कहते हैं, जिससे हिंदी में जलीय विलीन कहते हैं। प्लस में ZN ब्रैकेट S मतलब सॉलिड इक्वल हो जाएगा हमारा Na2 ZnO2, ये भी हमारा जलीय विलीन है। प्लस में H2O मतलब कि H2 हमारा मतलब कि गैस है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में जिंक बराबर हो जाएगा हमारा सोडियम जिंकेट के और प्लस में हाइड्रोजन गैस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है तथा इस प्रकार की अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारे जो उदासीनीकरण, तो यहाँ सीनी यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी साथ पे। उदासीनीकरण अभिक्रिया को सामान्य सूत्र में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि क्षारक प्लस अम्ल इक्वल हो जाएगा हमारे लवण प्लस जल। मतलब क्षारक और अम्ल आपस में मिलते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे कि इसका हम उदाहरण करके देखें तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हमें साधारण नमक और जल बनता है, जिसका सांकेतिक सूत्र है NaOH, जो कि हमारा जलीय विलयन है। प्लस में HCl, जो भी हमारा जलीय विलयन है। इसको हम मिलाएंगे तो हमें NaCl मतलब कि हमें AQ जलीय विलयन मतलब कि सोडियम क्लोराइड मिलता है। प्लस में H2O मतलब जल। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस में जल। हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारा साधारण नमक का सूत्र होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया मतलब कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मतलब कि सभी धातु ऑक्साइड होती हैं, सभी हमारी क्षारकीय प्रकृति की होती हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अम्ल प्लस में क्षारक हो जाएगा हमारा लवण प्लस में जल, इसीलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाती हैं। हमारी जो ये धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ प्रक्रिया होगी ये हमारे बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह होती है। तो इसका उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हमें कॉपर क्लोराइड एवं जल प्राप्त होता है। जैसे CuO प्लस 2 HCl इक्वल हो जाएगा हमारे CuCl2 प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल हो जाएगा हमारे कॉपर क्लोराइड के प्लस जल। अब हम दोस्तों देखेंगे कि क्षारक और अधातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करके। तो अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है, जैसे कि देखिए आप, धातु ऑक्साइड होती हैं वो हमारे क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, परंतु जो हमारे जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ये हमारे अम्लीय प्रकृति के होती हैं। तो क्षारक से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही होता है। जैसे क्षारक प्लस अधातु मतलब कि अधातु ऑक्साइड प्लस में इक्वल होगा हमारे लवण प्लस जल। तो हमारा जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हमें सोडियम कार्बोनेट और जल देता है। जैसे कि इसका सांकेतिक सूत्र है 2NaOH ब्रैकेट AQ मतलब जलीय विलयन प्लस CO2 G मतलब गैस इक्वल हो जाएगा हमारे Na2CO3 प्लस में S मतलब होता है सॉलिड प्लस H2O हमारा जल है इसलिए लिक्विड। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड बराबर में हमारा होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल। दोस्तों आप सब कंफ्यूज होंगे कि लवण क्या होता है। तो लवण को हम सॉल्ट्स कहते हैं। लवण अम्ल एवं सहायक के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। हमने चैप्टर फर्स्ट हमारा उसमें हमने उत्पाद एवं अभिक्रिया के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप फुल इंटरेस्ट के साथ हमारी वीडियो को पढ़ रहे होंगे या आप पूरा कवर कर रहे होंगे। आप अभी नोट्स मत कीजिए, अगर कोई बच्चा नोट्स कर रहा हो तो अभी वीडियो नोट्स ना करे, अभी वो बाद में नोट्स कर लेना PDF से देख के। अब हम देखेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है आम्लीय लवण। तो आम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दोस्तों जो हमारा प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक एवं प्रबल क्षारक, इसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। आप समझ लीजिए कि अम्लीय लवण, उदासीन लवण तथा क्षारकीय अम्ल लवण होते क्या हैं। तो अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जो हमारा उदासीन लवण होता है वो हमारा प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। और जो क्षारकीय लवण है वो हमारा प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। दोस्तों हम देखेंगे तनुकरण क्या होता है, जिसे हम डिल्यूशन कहते हैं। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम तनुकरण कहते हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि pH स्केल क्या होता है। तो
पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 1 से 14 तक के अंक अंकित रहते हैं जो कि किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता के साथ उनके मान को भी बताता है। हमारा जो ये पीएच स्केल है ये एक सर्वाधिक सूचक होता है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच भी उतना कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान हमेशा 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होगा तो वह होगा क्या होगा, तो वह हमारा अम्लीय होगा। और 7 से कम होने पर हाइड्रोजन प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात अम्ल की शक्ति बढ़ रही है या बढ़ती है। यदि किसी पीएच का मान 7 से अधिक है वह क्षारक होगा और 7 से अधिक होने पर OH- की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात क्षारक की शक्ति बढ़ रही है। दोस्तों हमारा जो ये है ये हमारा एक पीएच स्केल है। इसमें अगर 7 ये हमारा 7 से कम होने पे ये अम्लीय कहलाता है और 7 से अधिक होने पे ये हमारा क्षारक कहलाता है और बिल्कुल 7 में रहने पे ये हमारा उदासीन विलयन कहलाता है। सबसे पहले दोस्तों हमारा ये है कि जठर रस का पीएच लगभग 1.2 होता है और नींबू की जरा से इसका पीएच लगभग 2.2 होता है और शुद्ध जल का पीएच 7 होता है और रक्त का 7.4 होता है और मिल्क और मैग्नीशिया है इसका पीएच लगभग 10 के आसपास होता है 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14 होता है। दोस्तों हम देखेंगे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो जिस विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं या कहलाते हैं। तो अब प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, तो वे क्षारक जो जल में घोले जाने पर OH एक ही होता है में जलीय विलीन होता तथा धन आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। और वे क्षारक जो जल में घोले जाने पर OH तथा धन आयनों में आंशिक रूप में वियोजित हो जाते हैं उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। दोस्तों यहाँ मतलब कि पूरी तरह से वियोजित हो जाना मतलब कि बढ़ना और आंशिक रूप में मतलब कि टुकड़े टुकड़े में बढ़ के वियोजित होना, तो मतलब उसमें घटते हैं हमारे, इसलिए उसे कहते हैं हम दुर्बल क्षारक कहेंगे। हमारा जो रक्त है वो 7.35 से लेके 7.45 पीएच पारस के बीच कार्य करता है, जो कि औसतन पीएच मान 7.4 होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। यदि रक्त का पीएच मान 7.45 से अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था को हम एल्केलोसिस कहते हैं। और यदि इसका रक्त का पीएच मान 7.35 से कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था को हम एसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडोसिस। किसे कहते हैं? एसिडोसिस 7.35 से कम होने की अवस्था को। दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो पीएच है, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि जो पीएच है, पीएच की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप नहीं बताओगे, मुझे पता है, तो हमें बता देते हैं। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में हाइड्रोजन की क्षमता। इसमें हम सबसे पहले हमारा क्या महत्व होता है पीएच का, रक्त और हमारा शरीर है जो कि 7.0 से लेकर 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच पारस को हम परिसर रेंज भी कहते हैं इंग्लिश में ही जीवित रह सकता है। अब दोस्तों वर्षा में हमारा पीएच का क्या महत्व है। वर्षा की जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मतलब कि जो वर्षा है, वर्षा का पीएच मान क्या है, 5 है। अगर 5 नहीं 5.6 है, अगर 5.6 से कम हो जाएगी तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। दोस्तों अम्लीय वर्षा की हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो अम्लीय वर्षा का जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों के उत्तरजीव तो कठिन हो जाते हैं। मतलब वो जो जल में जो रहने वाले जीव होते हैं उनका जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों दूसरा है कि मिट्टी की अम्लीयता। कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाने से इस भूमि होती है जिसमें पीएच मान कम हो जाता है से अच्छी उपज नहीं मिलती है। क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच पारस की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फल अच्छी नहीं होता। दोस्तों हम देखेंगे हमारे जो मिट्टी के पीएच
रेंज को ठीक करने के उपाय क्या क्या हैं? तो मिट्टी के अम्लता ख़त्म करने के लिए मिट्टी में चॉक पाउडर या चूना को मिलाया जाता है ताकि इसके अम्लता ख़त्म करके मिट्टी को प्राकृतिक क्षारीय बन जाए। दोस्तों हमारा तीसरा है कि अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। जो हमारा पीएच है, पीएच का महत्व हमारे अमाशय से उत्पन्न जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भी है। यह भी एक विशिष्ट पीएच पर उदर को हम पेट कहते हैं को बिना हानि पहुँचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। सामान्यतः हमारा जो उदर है का पीएच पारा से लगभग 1.5 से 3.5 के बीच कार्य करता है। इनमें भी ये निम्न 2 स्थितियाँ होती हैं। दोस्तों हमारा जो पेट है उसकी भी 2 स्थितियाँ होती हैं उदर की। पहला है कि अल्प अम्लता, हाइपो एसिडिटी। कुछ व्यक्तियों में HCl का स्राव बहुत कम हो जाता है। हमारे कुछ व्यक्तियों में HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बहुत कम हो जाता है, तो जिससे उनके भोजन नहीं पचता है अथवा कम पचता है। ऐसी अवस्था को अल्प अम्लता, अपच कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन के साथ अम्लीय पदार्थ लेनी चाहिए जैसे कि नींबू या सिरका अथवा पाचक रस उत्पन्न करने वाली औषधियाँ लेना चाहिए। बी हमारा है अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी। तो उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए एंटासिड लेना पड़ता है। ये हमारी एक दवाई है। अब एंटासिड क्या होती है? एंटासिड को हिंदी में अमल औषधि। एंटासिड अमल के प्रभाव को कम करने वाले दुर्बल क्षारक होते हैं। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं हमने आपको पहले बता दिया है। तो जैसे इसके उदाहरण हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक एंटासिड के संगठन में शामिल होते हैं। ये अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। मतलब कि जितने भी ये दुर्बल क्षारक होते हैं ये सब के सब अम्लीय के प्रभाव को कम कर देते हैं। दोस्तों हमारा चौथा है कि दंत क्षय क्या होता है? टूथ कैरियस। तो सामान्य मुंह का जो पीएच है वो हमारा 5.5 रहता है। यदि इसका मान 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल, दंत वॉल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो कि हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांतों से बाहर से बचाव करता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो यह धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। हम देखेंगे जब हमारा मुंह का जो पीएच कम होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो जब हम भोजन या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ रह जाते हैं जिस पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करते हैं और उसमें अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल इनेमल को नष्ट कर देता है जो दंत क्षय का प्रमुख कारण होता है। मतलब कि हम कोई खाना खाते हैं, कुछ भी किसी प्रकार का स्वीट्स खाते हैं तो वो हमारे मुंह में ना रह जाते हैं, तो बैक्टीरिया उसके साथ अम्ल उत्पन्न कर देते हैं और जो हमारा अम्ल है वो हमारे इनेमल जिसे हम दंत वॉल कहते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें दंत क्षय होता है। अब दोस्तों हम दंत से इसका बचाव कैसे करें? मतलब कि प्रोटेक्शन फ्रॉम टूथ डेके कहें या हम टूथ कैरियस कहें। तो भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसके बचाव किया जा सकता है। मतलब जब भी हम भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद हमें अपने मुंह को साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। तो मुंह की सफाई के लिए सार या दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकतम मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। दोस्तों हम देखेंगे क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या होती है। तो जिसे इंग्लिश में क्लोर एल्काई प्रोग्रेस कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक होता है कि जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों हमारी जो प्रक्रिया है इसका हमारा सांकेतिक रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। तो 2NaCl ब्रैकेट AQ मतलब जलीय विलयन प्लस 2H2O लिक्विड बराबर में आएगा हमारा 2NaOH ब्रैकेट AQ प्लस Cl2 ब्रैकेट G मतलब गैस प्लस H2 गैस। दोस्तों हमारे ये डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में क्लोर क्षारक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद। इसमें हमारे बीच में ये हमारी झिल्ली है, ये हमारे एनोथ है, एनाथ, और ये हमारा कैनोथ है। तो एनाथ होता है हमारा प्लस का पॉजिटिव टर्मिनल और होता है हमारा कैनोथ होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। दोस्तों यहाँ से हमारी क्लोरीन गैस निकलती है, यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है, इधर से हमारा नमक का घोल के साथ साथ NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। दोस्तों हम देखेंगे कि हमें
क्लोर क्षार प्रक्रिया के कौन कौन से उत्पाद मिले हैं। तो जैसे हमारा पहला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, दूसरा हमें क्लोरीन गैस मिला है और तीसरा हमें हाइड्रोजन गैस मिला है। तो हम इन सब उत्पादों का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है, साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों दूसरा है क्लोरीन गैस का उपयोग। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता जैसे स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों दूसरा है पीवीसी, CFCS कीटाणुनाशक और रोगाणुनाशक बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों तीसरा है कि हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग तो पहला हम ईंधन के लिए किया जाता है और दूसरा है इसका उपयोग मार्गिन और खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम देखेंगे अब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोरक क्षार प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण उत्पादन हैं जिनका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक महत्वपूर्ण रासायनिक है। इसका उपयोग दोस्तों दवाइयों के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में और इस्पात के सफाई के लिए भी किया जाता है। अब हम देखेंगे कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन कैसा होता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे भुजे हुए चूने की प्रक्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसा होता है, क्लोरीन और जो सूखे भुजे हुए चूने की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण उत्पादन होता है। दोस्तों इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। दूसरा इसका उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा का उत्पादन कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। इसके मुख्य दो उत्पाद हैं, कौन कौन से। पहला है हमारा अमोनियम क्लोराइड और दूसरा हमारा बेकिंग सोडा। तो सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब हमारा जो बेकिंग सोडा है इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने और खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक दुर्लभ क्षारक भी है जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में की जाती है। यह एंटासिड का संघटक भी है। तीसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। चौथा है बेकिंग पाउडर को बनाने में भी किया जाता है। तो हम देखेंगे बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। तो बेकिंग पाउडर का निर्माण, तो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। कैसे होता है, एक तो हमें बेकिंग सोडा चाहिए और टार्ट्रिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है जिसकी निम्न अभिक्रिया होती है, जैसे कि NaSCO3 प्लस H इक्वल हो जाएगा हमारा CO2 प्लस H2O प्लस में अम्ल का सोडियम लवण। तो इस प्रक्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है तो यह ब्रेड या केक को फुलाने, स्पॉन्जी बनाने या मुलायम बनाता है। मतलब हमारी जो प्रक्रिया होती है, बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है जल में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण निकालता है या उत्पादन करता है। तो इसमें जो हमारा CO2 निकलता है इसका ज़्यादातर यूज़ ना ब्रेड या केक को फुलाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें हमारी एक बात रह गई थी, आपको बता देता हूँ कि शुक्र जिसे वेनस कहते हैं का वायुमंडल ना सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। ये मुझे लगता था कि पेपर में आता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों अब हम हमारे जो डायग्राम है हमारे एनसीईआरटी बुक के, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा जो क्रियाकलाप है उसका डायग्राम ये रहा। तो इसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए। सबसे पहले हमें एक स्टैंड चाहिए, कार्क चाहिए, निकास नली चाहिए और ये चेन फेनेल कीप चाहिए, परख नली चाहिए, 2 परख नली चाहिए। तो अब हम जैसे में हमारी ये परख नली है, इसमें हम सबसे पहले हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ये निकल रही है यहाँ से। इसमें हम तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल लेंगे, ये हमारा अम्ल है, ये हमारी परख नली है। और इसमें हम ये छोटे छोटे ये हमारे हैं सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा कार्क है,
और ये हमारी है थिसेल्फेनेप कीप, ये रही। फिर दोस्तों हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारी जो यहाँ पे बनेगी, यहाँ से यह निकल के इधर से तो ये इस प्रणाली में आ जाएगी, जो निकास नली इधर आ जाएगी। और ये हमारे यहाँ से हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ये रहा। दोस्तों हमारा जो अगली क्रियाकलाप वो है कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हमें एक बीकर चाहिए। ये हमारा रबड़ का कारक है, 2 कीले हैं। ये हमारा तनुकृत अम्लीय विलयन है। तो हम पहले, ये हमारा तार जा रहा है, यहाँ हमारा स्विच है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारी 6 वाट की बैटरी है। दोस्तों अम्ल के संपर्क में आने पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा ये बल्ब जलता है। बल्कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। मतलब कि ग्लूकोज अल्कोहल के अगर संपर्क में आएगा तो बैटरी या बल्ब कुछ भी नहीं जलेगा। दोस्तों हमारा अगला क्रियाकलाप है कि हमें HCl गैस का निर्माण करना है। तो उसके लिए हमें प्रक्रिया चाहिए, चिमटा चाहिए, और होने के बाद हमें, जैसे हमारा ये है डायग्राम, इसमें हमारा सबसे नीचे है, ये है कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली। इसमें हमने कुछ बूंदें डाली हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड हमने इसमें डाला है। हमें इसमें H2SO4 की हम इसमें कुछ बूंदें डालेंगे, ये डाल रखा है। तो इसमें हमें पकड़ रखा है, ये हमारा कारक होता है, ये हमारी निकास नली द्वारा निकलता है। और ये हमारा है आर्द्र लिटमस पत्र, नीले रंग का। तो जल की उपस्थिति में जो हमारा HCl है, HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, परंतु जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते। दोस्तों जो हमारा डायग्राम 2.5 है, इसमें हमें साद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लिखे चेतावनी का चिन्ह है, ये आप देख लेना। और हमारा दूसरा जो क्रियाकलाप है उसमें हमें करना है क्रिस्टल का जल हटाना। तो सबसे पहले हमें बर्नर चाहिए। ये हमारी प्रणाली को हम क्वाथनल नली भी कहते हैं। और ये हमारा प्रणाली को पकड़ने वाला चिमटा। तो इसमें प्रणाली में हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालेंगे और हम इसे बर्नर से, मतलब कि आग से जलाएंगे तो हमें क्या परिणाम होगा। तो सूक्ष्म दिखने वाले जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जल होता है, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल से हट जाता है एवं लवण का रंग सफ़ेद हो जाता है। मतलब कि हमारे इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, ये ना जलने के पश्चात ये सफ़ेद में हो जाएंगे, परंतु जब इसे हम दोबारा से जल में डालेंगे तो ये दोबारा इसका रंग नीला हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्ल होती हैं, उनके हम स्रोत के बारे में जानेंगे और वो किस अम्ल में आते हैं। तो पहला हमारा है सिरका। तो सिरका आता है एसिटिक अम्ल में। संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध जैसे दही के हैं तो लैक्टिक अम्ल, नींबू को सिट्रिक अम्ल, चींटी का डक मैथेनाइक अम्ल, नेट्रल का नमक मैथेनाइक अम्ल। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और फीडबैक भी कीजिए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों जितना हो सके शेयर भी कीजिए।